हेलो स्टूडेंट, आज हम एनर्जी क्राइसिस की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा का जो संकट है ये क्या होता है। हमने पिछले क्लासों में इसकी चर्चा की थी कि ऊर्जा क्या है। तो उसका उत्तर है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है वो ऊर्जा होती है। प्रकृति में जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है। वो हमने इकोसिस्टम के अंतर्गत पढ़ लिया। और यह जो सूरज की ऊर्जा है, जो स्वयंपोषियों से होती हुई विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं में होती हुई लास्ट में अपघटकों द्वारा पुनः मिट्टी में मिला दी जाती है। जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हर स्तर पर ऊर्जा जो है उसकी खपत होती है, वो हर स्तर पे घटती हुई आगे बढ़ती है। ये दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। आज हम चर्चा करेंगे कि ऊर्जा का संकट है क्या। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम कॉमन ही देखें तो कि पर्याप्त जो आवश्यकताओं की तुलना में अगर ऊर्जा की आपूर्ति कम हो, साधारण सी इसकी परिभाषा है कि कोई भी प्रकार की अर्थव्यवस्था, कोई भी देश जिसके पास उसकी आवश्यकताओं से कम एनर्जी हो, उसके जो कार्य करने का ढंग है उसमें एनर्जी की कमी अगर नज़र आने लगे तो वो है ऊर्जा का संकट। अब हो क्या रहा है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र के परिचालन में हमने पिछले क्लासेज में देखा कि ऊर्जा की महती भूमिका है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि ऊर्जा ही इस तंत्र को परिचालित और नियंत्रित करती है, क्योंकि जो सूरज की जो एनर्जी है, जो एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का सूर्य, उसकी ऊर्जा की उपस्थिति में हरे पौधे भोजन बनाते हैं और उस भोजन से प्रकृति का आगे का सिस्टम चलता है, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अंत में सूक्ष्म जीव। और हर स्तर पे ऊर्जा का हास है, अर्थात ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसका परिचालन और नियंत्रण एनर्जी के हाथ में है, ऊर्जा के हाथ में है। साथ ही ऊर्जा मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर विशाल उद्योग और परिवहन को संचालित करती है। ऊर्जा का उपयोग वर्तमान युग में विकास का परिचायक बन गया है। ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे जितनी एनर्जी का उपभोग किया जाता है वहाँ वह अर्थव्यवस्था उतनी ही विकसित होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि ऊर्जा की खपत से किसी देश के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी कमी विकास में बाधक है। जिस प्रकार से आधुनिक विश्व में विकास के परिचायक के लिए ऊर्जा का उपभोग को माना गया है, तो उसके परिणाम क्या हुए हैं कि इस ऊर्जा के अधिकतम उपभोग की पूरे विश्व में होड़ लग गई है। फलस्वरूप एक ओर ऊर्जा का संकट उपस्थित हो गया है, तो दूसरी ओर इसके अत्यधिक शोषण से पारिस्थितिक पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में हर देश इस प्रकार के जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनके अधिकतम शोषण में लगा हुआ है। हम देखें तो विकास और प्रगति की अभिलाषा में आज तो ऊर्जा का अधिकतम उपभोग हो रहा है, और जिस देश में जितनी अधिक ऊर्जा का खपत होता है उसे उतना ही विकसित माना गया है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया की महाशक्ति है, सबसे विकसित देश है। वहाँ पे ऊर्जा की जो खपत है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में 11,626 किलोवाट है, जबकि भारत के अंतर्गत यह 210 किलोवाट है और बांग्लादेश में 49 किलोवाट है। इससे यह अनुमान लगता है कि विकसित देशों के जो लोग हैं वो अधिकतम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जबकि विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के लोग जो हैं वो कम ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं। उद्योगों में, परिवहन में, घरेलू उपभोग में ऊर्जा के उपयोग में निरंतर वृद्धि होने के कारण अनेक ऊर्जा स्रोतों की कमी होने लगी है तथा ऊर्जा के संकट के प्रति आज संपूर्ण विश्व में चिंता व्याप्त है। यदि हम विगत 25 वर्षों के आंकड़ों की तुलना करें तो यह तथ्य उभर के आता है कि विश्व स्तर पर ईंधन की जो खपत है वो जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ी है उसकी सुविधाओं के लिए वो दुगनी हो गई है। तेल और गैस की खपत चौगुनी और बिजली की खपत जो है 7 गुनी बढ़ गई है। नवीन संसाधनों का विकास हुआ है और उसके कारण
जो मानव जो है उसकी जो आरामदायक ज़िंदगी है, जिसके लिए वो नए नए प्रकार के संसाधनों को घर में बसा रहा है, उसकी वजह से भी एनर्जी जो है उसका अधिकतम उपभोग किया जा रहा है, जिसमें हमारे सारे फ्रिज है, उसके साथ में एसी है और भी विभिन्न प्रकार की जो उपकरण हैं जो घरों में संचालित हैं, उनमें अधिकतम ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के समस्त स्रोतों से होने वाली खपत में खनिज तेल, कोयला का प्रतिशत जो है 44 और 39 है। आप देखिए यहाँ पे कि लगभग ये 80% जो ऊर्जा है उसकी पूर्ति जो है वो जो प्राचीन जो संसाधन हैं, अर्थात जो अनवीनीकरण संसाधन हैं जो बहुत जल्दी बन नहीं सकते, जिससे हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में कि ये सब जो पेट्रोलियम है, ये कोयला है, ये कार्बोनिफेरस काल में बना था। तो यही जो वर्तमान में है इससे अधिकतम इसका उपभोग किया जा रहा है। जैसे जैसे औद्योगिक और तकनीकी विकास की प्रगति हुई है, उसका विस्तार हुआ है, ऊर्जा की खपत में भी वृद्धि हो रही है, जबकि इनके ज्ञान स्रोत जो हैं सीमित हैं और समाप्त होने वाले हैं। इसके जो भंडार हैं वो सीमित हैं। हम जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम आसानी से नहीं बनता। कार्बोनिफेरस काल आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले का था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऊर्जा संसाधन तीव्र गति से समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत आणविक शक्ति का उपभोग दिन प्रतिदिन अधिक होता जा रहा है। उनका प्रभाव पर्यावरण पर देखा जा सकता है। तो ये टोटली हम ओवरऑल देखें तो हमारा जो अभी वर्तमान में ऊर्जा के उपभोग है, उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी पूर्ति 2 प्रकार के संसाधनों से की जा रही है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जिन्हें हम प्राचीन काल से उपयोग में लेते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत स्रोत वो हैं जो हमें जब लगने लगा कि इस प्रकार के जो संसाधन हैं जो प्राचीन हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जब खत्म हो जाएगी तो हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे, तो उसके विकल्प के तौर पर नवीन संसाधनों का उपभोग किया जा रहा है। परंपरागत स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम प्रमुख है, साथ में विद्युत भी श्रेणी में रखी गई है। विद्युत उत्पादन, जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक शक्ति आदि विधियां आदि जो स्रोत हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गोबर गैस, व्यर्थ जल मल द्वारा विद्युत का उत्पादन आदि सम्मिलित हैं। ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, और भविष्य में इनकी खत्म होने की संभावना भी न के बराबर है। परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत खनिज तेल और जिसे या हम पेट्रोलियम कहें, दूसरा जो विकल्प है वो कोयला है, जिसके उत्पादन क्षेत्र विश्व में सीमित हैं। हम जानते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो पूरे विश्व में समान प्रकार से नहीं पाया जाता और ना ही कोयला पाया जाता है, तथा उपयोग में सर्वत्र वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है कि ये जो कोयला और पेट्रोलियम है, ओवरऑल विश्व को देखें तो वहाँ पे प्रोडक्शन है जो इक्वलेंट नहीं है, समान नहीं है, लेकिन जो उपभोग है उसकी तो दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो इन संसाधनों के ऊपर दबाव आ रहा है। यही वजह है कि पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों की सामरिक महत्ता अधिक होती है, जिसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राचीन समय से संघर्ष होते आ रहे हैं कि जो अरब की कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, यमन, इन राष्ट्रों में जो पेट्रोलियम उत्पादक महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, इन पे नज़र रहती है विकसित राष्ट्रों की कि किस प्रकार से कूटनीति या राजनीति से इन पे अपना कब्जा जमाया जाए या इनके साथ तालमेल बिठाया जाए, ताकि पेट्रोलियम है जो यहाँ से प्राप्त किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्र हैं जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करते हैं, ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्र होते हैं वर्तमान समय में। क्राइसिस से हम यही समझ रहे हैं कि अभी हमने देखा कि ऊर्जा का जो क्राइसिस है वो तो ओवरऑल ये है कि अगर ज़रूरत के मुताबिक ऊर्जा नहीं मिल रही है तो वो ऊर्जा का संकट है। और वर्तमान समय में ऊर्जा है वो 2 प्रकार के रिसोर्सेज से मिल रही है, परंपरागत और गैर परंपरागत।
और अगर हमें ऊर्जा की इस स्तर को बनाए रखना है, विकास की इस गति को आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या है, गैर परंपरागत संसाधनों का उपभोग अधिक करना है। एक बार पुनः ये देख लो कि क्या है ये। तो ऊर्जा जो है आर्थिक विकास का आधार है। कोई भी देश जब तक उन्नति नहीं कर सकता तब तक कि उसके पास ऊर्जा के पर्याप्त संसाधन न हो। मानव प्राचीन काल से ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। पहले जनसंख्या कम थी तो मानव की आवश्यकताएं भी सीमित थी, परंतु समय बीतने के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई और मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, जिसका प्रभाव शीघ्र ही विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैल गया और परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में औद्योगिक विकास होने लगा और ऊर्जा की मांग जो है बढ़ने लगी। औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण और परिवहन के साधनों में भी वृद्धि हुई और ऊर्जा की जो मांग है कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं उनका प्रयोग किए जाने लगा। यानी कि ओवरऑल ये कहा गया है कि जो आर्थिक विकास हुआ है प्राचीन समय से लेकर अब तक, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का उपभोग है उसकी वृद्धि जो हुई है वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुई है। औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं शताब्दी का अंतिम समय, 19वीं शताब्दी का शुरुआत का समय, इसकी शुरुआत यूरोप से हुई। इसको हम कह सकते हैं कि ये मशीनी युग की प्रारंभ था। मशीनी युग का जब प्रारंभ हुआ तो मशीनों को चलाने के लिए ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी और वही दो प्रकार के संसाधन, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय। चूँकि वर्तमान में हमारी जो अधिकतर जो निर्भरता है वो अनवीनीकरणीय स्रोतों पे है और उसकी वजह से ऊर्जा का संकट है जो उत्पन्न हो रहा है। अनवीनीकरण स्रोतों को एक बार पुनः देख लो। कोयला, पेट्रोलियम और ये प्राकृतिक गैस हैं और इनका नवीनीकरण बहुत आसानी से नहीं हो सकता, ये बहुत लंबे समय में बनती हैं, लेकिन कंडीशन ये हो रही है कि वर्तमान में इनसे ही अधिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से ऊर्जा का संकट है जो उत्पन्न हो रहा है। कारण हम देख रहे हैं कि आधुनिक युग में आर्थिक उन्नति कैसे तेज़ी से बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। अधिकांश क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग और उसकी आपूर्ति से कहीं अधिक विश्व भर में ऊर्जा का संकट है जो वर्तमान में पैदा हो गया है। अंत में हम देखें इसके उपाय, तो ऊर्जा की बढ़ती मांग को प्रबंधित करने के लिए ऊर्जा के नवीन विकल्पों की खोज और अनुसंधान के साथ ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाना चाहिए। यानी जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है, हमें इसको नवीन विकल्प जो हैं इसके वो तलाशने होंगे, उसके लिए रिसर्च करना होगा, पैसा इन्वेस्ट करना होगा और गैर परंपरागत जो जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि प्रकार की ऊर्जा का विकास करना होगा और इन्हीं जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके जरिए हम इस ऊर्जा के संकट पे विजय पा सकते हैं। और ऊर्जा के संकट पे विजय पाना जरूरी है क्योंकि ये विकास के लिए ऊर्जा की महत्व आवश्यकता होती है। धन्यवाद।